नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए साइकोलॉजी का पेपर नंबर 94 लेकर आया हूं आपके लिए। पूरे 30 प्रश्न हैं साइकोलॉजी के यहाँ पर, जो कि लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए दोनों के लिए है। तो टारगेट है आज का 25 प्रश्नों को सही करने का। इसके पहले आज 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये आज का वीडियो नंबर 4 है। तो चलिए पूरे ही 30 प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो गुण अर्जित करते हैं। बाल्यावस्था में करते हैं, किशोरावस्था में करते हैं, शैशवावस्था में और जन्मजात। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें जो गुण होते हैं साथियों प्रतिभाशालिता के, वे गुण वो कब अर्जित करते हैं या फिर वो कब से आते हैं। तो पहले प्रश्न में जो आपके से उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनमें प्रतिभाशालिता का गुण जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात होता है। तो चौथा विकल्प पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। दूसरा प्रश्न है आपके, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। इनका मुख उभरा होता है, इनका मुख भीतर की ओर रहता है, इनका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का मिश्रण होता है और इनका स्वभाव सामान्य से भिन्न होता है। तो देखो, जो कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, तो जो उभयमुखी प्रकार का व्यक्तित्व है साथियों, उसकी विशेषता आपको प्रश्न संख्या 2 में बतानी है। बताइए प्रश्न नंबर 2 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो जो उभयमुखी व्यक्तित्व की जो विशेषता है वो होती है, इनका स्वभाव अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है। मतलब कई जगह ये अंतर्मुखी जैसे होते हैं, कई जगह ये बहिर्मुखी जैसे, मतलब दोनों के गुणों का मिश्रण होता है उभयमुखी में। तो थर्ड विकल्प आपके सेकंड प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है आपके, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया और अदृश्य अनुक्रिया। तो तीसरे प्रश्न में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। साथियों, पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इसमें सिर्फ ध्वनि के उपस्थित होने पर कि सिर्फ आवाज़ आई और अनुक्रिया होगी, तो आवाज़ से अनुक्रिया हो रही है तो अनुबंधन के कारण ऐसा होता है, इसलिए इसको अनुबंधित अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 4 क्या है साथियों। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है तो यह दर्शाता है सृजनशीलता को, प्रतिभा को, कलात्मकता को और नटखटता को। तो बालक के द्वारा सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग किए जा रहे साथियों। जब सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जा सकता है? उस बालक को सृजनशील बालक कहा जा सकता है। और ये जो विशेषता है ये सृजनशील बालकों की विशेषता है। तो यहाँ प्रतिभा, कलात्मकता या नटखटता उसका आंसर नहीं होगा, बल्कि जो सृजनशीलता है यह आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। तो प्रथम विकल्प चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 है, वह तर्कना जो विशिष्ट तथ्यों एवं प्रेक्षण पर आधारित होती है कहलाती है। सृजनात्मक तर्कना, काल्पनिक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना और निगमनात्मक तर्कना। तो साथियों, प्रश्न संख्या 5 पे आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है। जो तर्कना विशिष्ट तथ्यों और प्रेक्षण पर आधारित है उस तर्कना को किस नाम से जाना जाएगा। तो साथियों, विशिष्ट तथ्य मतलब तथ्यों पर आधारित है, अवलोकन पर आधारित है और फिर तर्क दिया जा रहा है, तो चीज़ों को देख करके, ठीक है, विशिष्ट तथ्यों के आधार पे, तो उसको काल्पनिक तर्कना नहीं कहेंगे साथियों। अब सृजनात्मक, आगमनात्मक या निगमनात्मक। तो 5वें प्रश्न में जो सही आंसर है, विशिष्ट तथ्यों में प्रेक्षण पर आधारित जो तर्कना होती है उसको आगमनात्मक तर्कना के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 है, अधिगम और निष्पादन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। दूसरा है, अधिगम निष्पादन से भिन्न प्रक्रिया है। तीसरा है, निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार है। तो ये 3 कथन हैं। अब विकल्प देखिएगा। पहला कह रहा है कथन 2 व 3 सही है। दूसरा कह रहा है कथन 1 व 3 सही है। तीसरा कह रहा है कथन 1 व 2 सही है और चौथा कह रहा है कथन 1, 2, 3 सही है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 6 में बताइएगा आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा जो आपको लग रहा है।
छठे प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम पहले कथन को देखें कि अधिगम क्या है, अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल सही व्याख्या है ये। निष्पादन अलग होता है, अधिगम अलग होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार है, बिल्कुल तीनों ही विकल्प सही है। अतः पहला, दूसरा, तीसरा किस विकल्प में दे रखा है, चौथे विकल्प में दे रखा है। तो प्रश्न संख्या 6 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या पूछ रहा है, नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को कहा जाता है। अधिगम अशक्तता, अधिगम अंतरण, अधिगम शैली और अधिगम कौशल। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही रहेगा। साथियों, नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव, मतलब जो हम नई चीज़ें सीख रहे हैं और पूर्व अधिगम जो चीज़ें हमने सीख ली है उसका जो प्रभाव नए अधिगम पर पड़ता है तो उसको अधिगम अंतरण कहा जाता है। और यह 3 प्रकार का होता है। यह आपके सकारात्मक या धनात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है, या फिर शून्य स्थानांतरण भी ये हो सकता है। अंतरण मतलब अधिगम का स्थानांतरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? सिसरेल्ली एवं मेयर का, बेरोन का, विलियम वुंड का और क्रोवेंटग्रो का। तो साथियों, मनोविज्ञान से संबंधित ये जो कथन कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है कि मनोविज्ञान क्या करता है? संज्ञानात्मक क्रियाओं एवं मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये कथन सिसरेल्ली एवं मेयर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? सिसरेल्ली एवं मेयर के द्वारा। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 क्या है? आंखें झपकने की क्रिया कहलाती है ऐच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, वैकल्पिक क्रिया और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 9 में बताओ भाई, कौन सा विकल्प चुनोगे साथियों? जो हम आंखें हमारी झपकती है, मतलब पलकें जो हम बार बार गिरती है, फिर तो ये चीज़ें जो होती है ये ऐच्छिक, प्रतिवर्ती या वैकल्पिक। तो भाई प्रश्न संख्या 9 में देखिएगा, वैकल्पिक तो है ही नहीं, ऐच्छिक मतलब जो क्रिया हमारी इच्छा से होती है। तो पलकों का झपकना साथियों ऐच्छिक क्रिया नहीं है बल्कि प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, हम अपनी इच्छा से नहीं, वो चलती रहती है, वो झपकती रहती है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 9 में सही है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखेंगे। तो चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोजन करना, पानी पीना, सोना मतलब नींद लेना, तापमान नियंत्रण, कामोत्तेजना आदि क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? सेतु के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा और थैलेमस के द्वारा। 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए, आपको कौन सा विकल्प इसमें सही लग रहा है साथियों? तो देखो, सेतु या पोन्स के द्वारा तो हम नींद वगैरह लेते हैं, तो सपने वगैरह आते हैं सेतु या पोन्स से। तो यहाँ पर बात की जा रही है भोजन करने की, पानी पीने की, नींद लेने की, तापमान नियंत्रण की और कामोत्तेजना की। तो ये जो क्रियाओं का नियंत्रण है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है साथियों। किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11वां, एक सेकंड रुकना, इधर 12वां, ठीक है 11वां प्रश्न है। तो 01 ऐसे ही टाइप हो चुके। 11वां प्रश्न है, एरिक्सन के सिद्धांत की वह अवस्था जिसमें बालक दूसरों की मदद लेना नहीं चाहता है और आत्मनिर्भरता का भाव विकसित करता है, अपने तरीके से कार्य करना पसंद करता है। तो उसको ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट कहेंगे, ऑटोनॉमी वर्सेज डाउट व गिल्ट कहेंगे, इनिशिएटिव वर्सेज डाउट कहेंगे और इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी कहेंगे साथियों। तो प्रश्न संख्या 11 में बताइएगा आपके कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। देखिए, एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसमें बालक दूसरों की मदद नहीं लेना चाहता। और ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, विश्वास बना में विश्वास में तो वो 0 से 1 वर्ष का होता है, तो उससे तो दूसरों की मदद लेके वो कार्य करता है हर एक। तो अब एक विकल्प तो हट गया यहाँ पर। अब साथियों प्रश्न संख्या 11 में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, ऑटोनॉमी वर्सेज डाउट व गिल्ट की अवस्था जो होती है साथियों, इसमें बालक दूसरों की मदद लेना नहीं चाहता है और आत्मनिर्भरता का भाव वो विकसित करता है, अपने तरीके से कार्य करना पसंद करता है। तो सेकंड विकल्प प्रश्न 11 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12 है,
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों करने वाले व्यक्तिगत कारकों में सम्मिलित नहीं है। विकल्प है आयु तथा परिपक्वता, दूसरा है थकान तथा ऊब, तीसरा है संवेगात्मक स्थिति और चौथा है अर्थपूर्ण सामग्री। तो 12वें प्रश्न में बताओ आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही लग रहा है, जो अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों में सम्मिलित नहीं है। साथियों प्रश्न संख्या 12 को देखें तो इसका जो सही उत्तर है, देखो आयु भी व्यक्तिगत होती है, परिपक्वता भी व्यक्तिगत होती है, थकान भी व्यक्तिगत होती है, ऊबना भी व्यक्तिगत होता है, संवेगात्मक स्थिति खुद की भी व्यक्तिगत होती है। अतः ये तीनों ही विकल्प व्यक्तिगत कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाले। लेकिन जो अर्थपूर्ण सामग्री है ये व्यक्तिगत कारकों में नहीं आती है। विकल्प आपके जो 4 है यहाँ व्यक्तिगत कारक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 4th विकल्प आपके प्रश्न 12 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 13 है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। तो मीता ने किसका प्रयोग किया? क्लोज परीक्षण का, पठन परीक्षण का, लेखन परीक्षण का, व्याकरण परीक्षण का। 13वें प्रश्न में सही उत्तर का चयन करो साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में 75% चांसेज है कि हम गलत विकल्प का चयन करेंगे साथियों। 13वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। इस परीक्षण को क्लोज परीक्षण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्लोज परीक्षण। क्या होता है क्लोज परीक्षण? तो क्लोज परीक्षण में क्या होता है साथियों, वाक्य दिए जाते हैं और 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान, मतलब कुछ शब्दों की जगह वहाँ पर रिक्त स्थान होते हैं जिसको बच्चों को भरना होता है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले परीक्षणों को ही क्लोज परीक्षण कहा जाता है। विकल्प आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14वां प्रश्न है आपके, प्राचीन अनुबंधन में एक समाप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया का एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण कहलाता है। अनुबंधित अनुक्रिया, वस्तुस्थैत्व, स्कीमा और स्वतः पुनः प्राप्ति। तो 14वें प्रश्न का उत्तर दो भाई। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 में सही रहेगा साथियों? देखिए, प्राचीन अनुबंधन में कोई अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो गई है, मतलब अनुबंधन खत्म हो गया, लेकिन कुछ विश्राम अवधि के बाद, कुछ समय बाद साथियों यदि अनुबंधन वापस आ जाता है तो ऐसी स्थिति को स्वतः पुनः प्राप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः पुनः प्राप्ति कहा जाता है। इसलिए चौथा विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 15 क्या है? शिशु में माता पिता अथवा परिचर्या करने वाले के बीच एक गहन संवेगात्मक संबंध को कहते हैं मूल संवेग, आसक्ति, भाव प्रबोधन और वात्सल्य। तो साथियों 15वें प्रश्न में बताओ कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? देखो 15वें प्रश्न की बात करें, शिशु एवं माता पिता, भाई शिशु किसके साथ रहता है? माता पिता के साथ। अथवा परिचर्या करने वाले के बीच एक गहन संवेगात्मक संबंध जो स्थापित हो जाता है साथियों, उसको आसक्ति के नाम से जाना जाता है साइकोलॉजी की भाषा में। किस नाम से? आसक्ति के नाम से। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 15 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, रंगों का प्रत्यक्षण कर पाने में कुछ मात्रा में अक्षमता कहलाती है। वर्ण स्थैर्य, वर्णांधता, वर्ण विक्षेपण और इनमें से सभी। तो 16वें प्रश्न में बताओ रंगों का प्रत्यक्षण कर पाने में कुछ मात्रा में जो अक्षमता होती है उस अक्षमता को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों उस अक्षमता को वर्ण अंधता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्ण अंधता के नाम से उसको जाना जाता है। अतः विकल्प नंबर 2 आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क द्वारा बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे कहते हैं खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास क्षेत्र, पाठ या ढांचा और अंतः व्यक्ति निष्ठता। साथियों 17वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइएगा प्रश्न संख्या 17 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखिएगा, वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है इसमें इन्होंने बताया है कि एक वयस्क द्वारा, वयस्क मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है, बच्चे के निष्पादन के कि जो बच्चा परफॉर्मेंस कर रहा है उसकी वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करना। उसमें सहयोग यदि वो वयस्क देता है और उसका निष्पादन अच्छा होता है तो इसी को साथियों पाठ या ढांचा इन्होंने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पाठ या ढांचा इन्होंने नाम दिया है।
अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 18वें प्रश्न का बताओ भाई। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई है, तो कौन सी अवस्था में बालक में परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना विकसित हो जाती है? प्रश्न संख्या 18 का बताइएगा सही उत्तर। भाई परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना संवेदी प्रेरक में नहीं होती है, ना ही पूर्व संक्रियात्मक में हो पाती है और ना ही मूर्त में हो पाती है साथियों, बल्कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी और अंतिम अवस्था इन्होंने बताई है, इसी में जब बालक किशोर हो जाता है तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना उसमें आ जाती है। ठीक है, नॉर्मल बालक की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 19 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना और विभेदीकरण। तो 19वें प्रश्न का बताओ उत्तर कौन सा आपको सही लग रहा है साथियों। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर देखें तो देखो, जिस प्रक्रिया में बच्चे अपनी आदतें कि बच्चों की जो जो आदतें होती है वो उनके कौशल, उनके मूल्य, उनकी अभिप्रेरणाओं को विकसित किया जाता है और समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य ये चीज़ें बालक को बनाती है। तो मतलब बालक का क्या किया जा रहा है साथियों? सामाजिकरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सामाजिकरण, समाज के अनुकूल उसको बनाने जाने की कोशिश की जा रही है। विकल्प 1 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे। तो 20वां प्रश्न है आपके, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? सही कथन का आपको चुनाव करना है 20वें पृष्ठ में। विकल्प है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेश प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। और चौथा, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 में चौथा विकल्प तो आप हटा सकते हो साथियों। देखो, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में जो कथन आपको सही लग रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहला विकल्प भी गलत इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, तो वातावरण भी तो होता है साथियों, तो ये भी गलत है। दूसरा या तीसरा तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 3। आनुवंशिकता जो होती है और पर्यावरण जो है साथियों, दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। क्या पूछ रहे हैं आपसे प्रश्न नंबर 21? ये देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को दोहराया जाता है और शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें क्या होता है साथियों? चारों विकल्पों को पढ़ लीजिए, देख लीजिए और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए कि भाई आपका कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। 21 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। जो प्रगतिशील कक्षा होती है इसमें निष्क्रिय रूप से ज्ञान नहीं, निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रूप से विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। जी नहीं, शिक्षक के निर्देशन के अनुसार अनुसरण नहीं करता है, बालक ज्ञान का निर्माण करता है। जो विकल्प नंबर 1 है आपके, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, मतलब ज्ञान का निर्माण किया जाता है खुद छात्र के ही द्वारा, किसमें? प्रगतिशील कक्षा में। तो पहला विकल्प आपके 21 में सही है। नेक्स्ट 22 पे आएंगे साथियों। 22वां प्रश्न देखेंगे तो आपके प्रश्न संख्या 22 क्या है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, ये किसके सूचक है? एक सृजनात्मक छात्र के, एक स्वलीन छात्र के, अधिगम अशक्तता वाले छात्र के और इनमें से सभी। तो भाई यहाँ जो ऊपर चीज़ें दे रखी कि अक्षरों को पहचान नहीं पा रहे, कठिनाई आ रही है, पढ़े हुए पाठ को समझ नहीं पा रहे, तो सृजनात्मक विद्यार्थी के तो ये लक्षण नहीं हो सकते। तो पहला नहीं तो चौथा भी नहीं, तो दूसरा या तीसरा। साथियों कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22
टू में सही है। तो साथियों ये पहला और चौथा विकल्प तो गलत हो गया, तो दूसरा या तीसरा 22 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर आपके 3। अधिगम अशक्तता वाले जो विद्यार्थी होते हैं उसकी ये विशेषताएं हैं, वो पढ़ने के प्रति चिंता करता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उसे कठिनाई आती है, उसकी शब्दावली निम्न स्तरीय होती है, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में उसे कठिनाई आती है। तो ये सभी चीज़ें अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी की है, इसलिए थर्ड विकल्प 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 23 क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 23 को अच्छे से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो जो कारक सार्थक अधिगम का पक्ष ले रहा है उसका चयन 23 में करना है। पहला है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना। दूसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों की संख्या को बढ़ावा देना। तीसरा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। और चौथा है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। 23 का सही उत्तर बताइए साथियों। तो देखो जो सार्थक अधिगम का पक्ष ले रहा है जो विकल्प वो आपको देखना है 23 में। तो यहाँ जो ये आपके तीसरा विकल्प कह रहा है ना व्याख्यान विधि को अपनाना, ये तो गलत है। पहला कह रहा है कि परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जाए, तो ये इससे सार्थक अधिगम नहीं होगा। पहला और तीसरा तो गलत हो गया। दूसरा या चौथा 23 में साथियों। दूसरा कह रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने, तो पुरस्कारों को बढ़ावा देना भी गलत है ज़्यादा, बल्कि राइट आंसर है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ये बिल्कुल सार्थक अधिगम का पक्ष ले रहा है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा दे रहा है। तो फोर्थ विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट 24 पे आएंगे साथियों। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24 से संरचनावादी उपागम बताता है कि रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड और यंत्रवत याद रखना। तो भाई दंड तो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक नहीं माना जाता है 24 में। तीसरा तो गलत है आपके। चौथा कह रहा है यंत्रवत याद रखना। यंत्रवत याद रखना भी नहीं है साथियों, पहला या दूसरा। तो 24 में जो सही उत्तर है संरचनावादी उपगम बताता है कि ज्ञान की रचना के लिए विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है साथियों। विकल्प 1 24 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 25 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था लगभग वो 8 साल के आसपास रहता है, 8-9 साल के, ठीक है। विकल्प है शारीरिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। दूसरा है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तीसरा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और चौथा है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है। तो जो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता आपको लग रही है प्रश्न नंबर 25 में, उसका चयन करना है साथियों। देखो मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि की गति धीमी हो जाती है, तो पहला गलत। अमूर्त रूप से किशोरावस्था में सोचता है। संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा तो वो शेष अवस्था का जो प्रारंभिक समय उसमें किया जाता है, अतः पहला दूसरा चौथा गलत है। तो राइट आंसर क्या है, बालक तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं इस अवस्था से ही। थर्ड विकल्प 25 का सही है। चलिए 26 पे आएंगे साथियों। 26वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 26 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। विकल्प है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण करना। तीसरा है संवाद एवं परिचर्चा। और चौथा है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो जो अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है इनमें से वो कौन से विकल्प में दे रखा है साथियों। प्रश्न संख्या 26 में बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा 26वें प्रश्न में। तो सही उत्तर का चुनाव कर लेते हैं साथियों। पहला कह रहा है अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक ठाक लग रहा है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण बेस्ट लग रहा है। संवाद एवं परिचर्चा बेस्ट लग रहा है। लेकिन दिए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये बिल्कुल साथियों प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ये विकल्प 4 आपके 26 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो 27वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 27 क्या है। वह अवस्था जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है, वयस्कावस्था लिख होता है ना, के संक्रमण की पहल करती है कौन सी है। मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोरावस्था। 27 में बताओ भाई
जो वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल करती है। तो साथियों पूर्व क्रियात्मक अवधि इसका उत्तर नहीं है। मध्य बाल्यावस्था के बाद में तो आरंभिक शेष उत्तर बाल्यावस्था आती है, ये भी आपका आंसर नहीं है। बाल्यावस्था के बाद में प्रारंभिक किशोरावस्था आती है, ये भी आपका आंसर नहीं है। लेकिन जो किशोरावस्था पूरी हो जाती है तो उसके बाद में वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल होती है। विकल्प 4 आपके 27 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। चलिए 28 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 28वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं कहा जाता है? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता और अहम केंद्रित वार्ता। तो साथियों समस्यात्मक वार्ता और भ्रांत वार्ता तो आपका आंसर नहीं है 28 में। इसको व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे या अहम केंद्रित वार्ता कहेंगे? तो साथियों मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसको व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। अब आप कहोगे कि सर इसमें चौथा भी सही है। तो अहम केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित तो मतलब जिसमें खुद को ही केंद्र रखा जाता है, खुद को ही केंद्र रखा जाता है साथियों और अपनी बात कही जाती है। लेकिन व्यक्तिगत वार्ता में खुद से बात की जाती है। तो चौथा विकल्प भी हो सकता है आंसर, बट फर्स्ट विकल्प बिल्कुल 100% राइट है साथियों। ठीक है, तो कोई दिक्कत लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रथम विकल्प ही 28 में सही है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे आज का। कमेंट करके जाना 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए 29वां प्रश्न। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहे हैं किसका? आकलन का। विकल्प है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों के बारे में समझाना। तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। और चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। चौथा पूर्णतः गलत है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना आकलन का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है। तीसरा कह रहा है प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना, ये भी गलत है। दूसरा क्या कह रहा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों के बारे में समझना, बिल्कुल ये प्राथमिक उद्देश्य है साथियों आकलन का, कि जो अवधारणाएं हमने बच्चों को पढ़ाई है उसके बारे में बच्चे कितना सीखे हैं, कितनी स्पष्टता है उन अवधारणाओं के बारे में, और उनकी भ्रांतियां क्या क्या है उनको दूर करना आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो सेकंड विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सर्वाधिक सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। दूसरा है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विषयक है। और चौथा है साथियों आपके बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। तो इसका तो आंसर यही दिख रहा है, चौथा विकल्प सही है। आंसर इसका डिलीट करने में कुछ त्रुटि हुई होगी टाइपिंग की वजह से। तो साथियों बुद्धि के बारे में चौथा ही विकल्प सही है। क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह, ये सबसे बेस्ट है साथियों बुद्धि के बारे में कथन। तो चौथा विकल्प 30वें प्रश्न में सही है। कंप्लीट होता है आपके पेपर नंबर 94। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक शेयर जरूर करिएगा साथ।